नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड लोकेश भाटी ITO दिल्ली। दोस्तों, वर्ब्स का हमारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में अब हम पहुंचे हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव यानी कि एडवर्ब की कहानी पर। एडवर्ब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे हमने नाउन प्रोनाउन उसके बाद में एडजेक्टिव किया कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, तो उसी तरीके से वर्ब को क्वालिफाई करने वाली चीज़ एडवर्ब है। लेकिन केवल ये कहानी यहीं तक समाप्त नहीं होती है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट और वास्ट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, आज का GS का क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। आप में से काफ़ी लोग इन्हें पहचानते होंगे। पिछले 3 साल से ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड अफेयर्स। दुनिया के अगर आप राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा बात करने की गई है अगर किसी व्यक्ति की, तो उनमें से ये व्यक्ति एक हैं। ये हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, ठीक है। आप हेड ऑफ WHO कह सकते हैं इनको। इनका नाम है मिस्टर टेड्रोस एधनॉम गैब्रियसस, ठीक है। थोड़ा लंबा नाम है लेकिन दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। इनके लिए अभी फ़िलहाल जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी रिसेंट करंट अफेयर्स में चर्चा की जा रही है, वो ये है कि इनका री इलेक्शन हुआ है। ही हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चीफ ऑफ WHO। एक्चुअली इनकी पोस्ट का नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ कि जो WHO के करंट चीफ हैं, ये किस देश के नागरिक हैं, विच कंट्री डज ही बिलोंग टू। और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, इथियोपिया और घाना, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, इथियोपिया और घाना। सभी लोगों से दरख्वास्त है कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। गलत होता है, सही होता है, डजेंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज योर अटेम्प्ट, योर कोशिश। आपकी कोशिश की है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जल्दी से जाकर के सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के GS क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे, ठीक है दोस्तों। जिनका सही होगा उन्हें मैं थम्स अप और हार्ट शेप जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को दोस्तों। अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है हमारे लिए एडवर्ब्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई या उसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताने वाला। इसी तरीके से अगर सेंटेंस में वर्ब की कोई खासियत बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर एडवर्ब कहते हैं। केवल यहां तक डेफिनेशन सीमित नहीं है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला या उसकी खासियत बताने वाला क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। अब तक आपने ये सीखा था, लेकिन एडवर्ब की डेफिनेशन दोस्तों इससे काफ़ी आगे तक है, ठीक है। वर्ब के साथ साथ एक एडजेक्टिव की डेफिनेशन की क्वालिटी या उसको मॉडिफाई करने वाला भी एडवर्ब कहलाएगा। सर ये क्या कह दिया आपने? बिल्कुल। अगर मैं ये कहूं कि दिनेश रन्स, दिनेश दौड़ता है, ठीक है सर। दिनेश आपका सब्जेक्ट है, नाउन है। वर्ब हो गई रन्स यानी कि दौड़ता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं दिनेश कैसे दौड़ता है, दिनेश रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है सर, तो इसने क्या किया? इस वर्ब की क्वालिटी बताई ना, दौड़ना, जो काम हो रहा है उसकी क्वालिटी बताई। दैट इज वाई इट इज एडवर्ब, ADV, ठीक है। ये आपकी वर्ब थी, ये आपका सब्जेक्ट था। तो वर्ब की खासियत बताने वाला शब्द दोस्तों एडवर्ब कहलाता है। ये आप, मैं मानता हूं कि आप में से सारे लोग जानते होंगे। लेकिन इस चीज पर ध्यान दीजिए, शिव इज इंटेलिजेंट, सॉरी, शिव इज हैंडसम, हम ये कह देते हैं शिव हैंडसम है, ठीक है। तो इसने शिव की क्वालिटी बताई, शिव आपकी नाउन है, इसकी क्वालिटी बता दी, ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। शिव कैसा लड़का है? हैंडसम है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं शिव इज वेरी हैंडसम, शिव बहुत हैंडसम है। अब सर ये तो नाउन है ही, हैंडसम आपके लिए सर एडजेक्टिव है। अब ये क्या चीज है सर? ये वेरी क्या है? सर हैंडसम था, ठीक है,
ये बहुत हैंडसम का मतलब क्या है सर? भाई इस वेरी शब्द ने क्या किया, हैंडसम की क्वालिटी बता दी ना। कितना हैंडसम, बहुत हैंडसम। अगर हम कह दें शिव इज लिटिल बिट हैंडसम, थोड़ा सा हैंडसम है, यहाँ हम कह रहे हैं सर वेरी हैंडसम है, तो उसकी कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी बताई जा रही है। तो ये शब्द जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, इसको कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच मानेंगे सर? इसको हम सर एडवर्ब मानेंगे, एडीवी। तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने वाला शब्द भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। तो एडवर्ब ने क्या क्या कर दिया सर? वर्ब की क्वालिटी बता दी, एडजेक्टिव की क्वालिटी बता दी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, एक चीज और जोड़ दूं कि सर वापस अपने पहले वाले एग्जाम्पल पर आते हैं कि दिनेश रन्स वेरी फास्ट। दिनेश बहुत तेज दौड़ता है। अब सर ये तो नाउन थी और हमारा सब्जेक्ट भी है। सर ये हमारी वर्ब थी। फास्ट ने सर रन को क्वालिफाई किया, ठीक है, एडवर्ब थी सर। फास्ट ने वर्ब को क्वालिफाई किया था तो इसलिए वो एडवर्ब थी। अब ये वेरी क्या कर रहा है सर? यहां पर दिनेश दौड़ता है, ठीक है सर। दिनेश तेज दौड़ता है, वहां तक भी सर समझ में आ गया। दिनेश बहुत तेज दौड़ता है, अब ये क्या है सर? सर यही एक अनदर एडवर्ब है। तो एडवर्ब ने यहां पर ये जो वेरी शब्द इस्तेमाल हो रहा है सर, ये भी एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में आने वाली किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। सर क्लियर कीजिए कौन क्या कर रहा है। एडवर्ब दोस्तों वर्ब को क्वालिफाई कर सकती है, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकती है, एडवर्ब सेंटेंस में आने वाली किसी दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है। ये तीन चीजों को क्वालिफाई कर सकता है दोस्तों, वर्ब को, एडजेक्टिव को और सेंटेंस में आने वाली किसी और एडवर्ब को भी। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से वर्ब एडवर्ब जो है आपका दोस्तों, ये कई सारी चीजों को क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब, एडजेक्टिव या सेंटेंस में आने वाली कोई और एडवर्ब। सर यहीं तक है क्लियर? कंफर्म कर दें? नहीं, कुछ और शब्द भी हैं जिनको ये क्वालिफाई कर सकता है। कैसे? देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं द काइट वॉज फ्लाइंग एग्जैक्टली ओवर माई हाउस। कोई पतंग थी, वो मेरे घर के जस्ट ऊपर उड़ रही थी। अगर ये सेंटेंस कहा जाए दोस्तों तो क्या क्या मतलब निकालेंगे? भाई एक पतंग है, वो उड़ रही है, सर पतंग का काम उड़ना ही होता है, ठीक है, मेरे घर के ऊपर उड़ रही थी, यहां तक तो ठीक है। ये जो एग्जैक्टली शब्द है दोस्तों, ये क्या कर रहा है यहां पर? ये आपको बता रहा है कि पतंग बिल्कुल मेरे घर के ऊपर ही उड़ रही थी, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर एडवर्ब की बात हो रही है तो बस ठीक है, एक फिक्स फॉर्मेट है, हमने कह दिया एडवर्ब। सोचिए क्यों एडवर्ब है और यहां पर ये किस चीज को क्वालिफाई कर रही है? क्या ये किसी वर्ब को कर रही है, किसी एडजेक्टिव को कर रही है, किसी दूसरी एडवर्ब को कर रही है? ये यहां पर दोस्तों इन तीनों में से किसी को क्वालिफाई नहीं कर रही है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि ये एग्जैक्टली जो है ये एडवर्ब है, लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रही है? ये इस ओवर शब्द को क्वालिफाई कर रही है। और आप पहचानिए, आप सबके लिए एक्सरसाइज है, ये ओवर शब्द जो है यहां पर क्या है? ये ओवर शब्द यहां पर दोस्तों प्रीपोजिशन है। ओवर शब्द क्या बता रहा है कि जो काइट थी वो कहां उड़ रही थी? मेरे घर के ऊपर उड़ रही थी। ये सपोज मेरा घर था, इसके ऊपर ये काइट उड़ रही थी, जस्ट ऊपर, ठीक है। तो ये पोजीशन बता रहा है ना कि घर के ऊपर काइट उड़ रही थी, तो शब्द क्या कहलाएगा? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? प्रीपोजिशन है सर। अब दोस्तों देखिए, ऊपर उड़ना वहां तक बात ठीक है, बिल्कुल घर के ऊपर ही उड़ना, तो इसने क्या किया? एक प्रीपोजिशन की भी विशेषता बता दी। तो एडवर्ब किसी सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई कर सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत वास्ट है, इसका जो स्कोप है एडवर्ब का, ये बहुत वास्ट है। ये प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है इस तरीके से, एग्जैक्टली ओवर माई हेड या एग्जैक्टली ओवर माई हाउस, ठीक है, राइट इन फ्रंट ऑफ मी द
द कार कोलाइडेड राइट इन फ्रंट ऑफ मी, कोई कार का एक्सीडेंट हुआ जस्ट मेरी आंखों के सामने, द कार कोलाइडेड राइट इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी प्रीपोजिशन हो गया सर, राइट इन फ्रंट ऑफ मी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, तो राइट क्या आ गया, एडवर्ब हो गया सर, इसने एक प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर दिया। तो इस तरीके से कोई शब्द जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, सेंटेंस में आने वाली किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करे, किसी प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर दे, वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? डेफिनेशन क्लियर हुई दोस्तों? तो एक बार मैं लिख देता हूं आप सबके लिए, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है बट इसको समझना बहुत जरूरी है कि एडवर्ब इज ए वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज, विच जो क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब दोस्तों बदलना नहीं होता है, बदलने के अलावा यहां पर जो हम अर्थ इस्तेमाल करते हैं मॉडिफाई का, उसकी विशेषता बताना, उसके अर्थ में परिवर्तन लेकर के आना, मॉडिफाइज या क्वालिफाइज, उसकी क्वालिटी बताता है। किसकी? ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, कॉमा अनदर एडवर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस, उसी सेंटेंस में कोई दूसरी एडवर्ब इस्तेमाल हो रही है उसको, यूज्ड इन द सेंटेंस, और अ प्रीपोजिशन या फिर किसी प्रीपोजिशन की, और ए प्रीपोजिशन। तो चार चीजों की विशेषता एडवर्ब बता सकता है। ठीक है, किस किस की? सर वर्ब की, एडजेक्टिव की, सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाली किसी और एडवर्ब की, या फिर किसी प्रीपोजिशन की। इन चार चीजों की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? हमारे लिए एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि एडवर्ब्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स की हमारे पास एडवर्ब्स हैं। दोस्तों हमने एडजेक्टिव्स की जब बात की थी तो उनके भी कई सारे क्लासिफिकेशंस थे, ठीक उसी तरीके से एडवर्ब के भी कई सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टाइप की। पहला होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो टाइम की विशेषता बताते हैं, जो बताते हैं कि कोई चीज जो हो रही है, भाई एडवर्ब का काम है वर्ब की विशेषता बताना। ठीक है, वर्ब की या एडजेक्टिव की या अनदर एडवर्ब की। ठीक है, तो सेंटेंस में कोई ना कोई काम हो रहा होगा, उसकी विशेषता एडवर्ब बताएगा। एडवर्ब एक्शन के टाइम से रिलेटेड अगर कोई खासियत बताए तो उसे आप कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। उनको क्या कहा जाता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। उसके अंदर कौन कौन सी एडवर्ब्स आती हैं? जैसे आपके पास है टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, टुनाइट, द नेक्स्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। इस तरह के जो शब्द हैं दोस्तों, ये क्या बताते हैं? आपको टाइम बताते हैं कि ये जो घटना हुई ये कब हुई। अब उसने आपको समय बताया ना दोस्तों, तो इसीलिए वो क्या कहलाएगी? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगी। जैसे एग्जांपल लें, दिनेश वॉज बोर्न लास्ट मंथ। कोई बच्चा है, उसका जन्म पिछले महीने हुआ। दिनेश वॉज बोर्न लास्ट मंथ। काम क्या हुआ दोस्तों? पैदा होने का। कब हुआ? लास्ट मंथ हुआ। ये क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। और कौन सी वाली हो गई? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई, क्योंकि इसने काम होने का समय बताया कि ये जो बच्चा पैदा हुआ ये कब हुआ? लास्ट मंथ। इसकी जगह आप लास्ट ईयर कह देते, ठीक है, लास्ट वीक कह देते, टुडे कह देते, दिनेश वॉज बोर्न टुडे। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो समय का बोध कराते हैं कि कौन से समय, किस समय वो एक्शन टेक प्लेस हुआ, एक्शन कब हुआ, वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। येस्टरडे, टुडे या टुमारो, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली जाएगा। तो एक्शन के बारे में तो बता रहा है ना कि एक्शन कब होगा? टुमारो। बेशक वो काम अभी नहीं हुआ है, आने वाले समय में होगा, लेकिन उसके होने के समय का तो बता दिया ना कि आने वाले कल ये काम होगा। दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इज इट क्लियर? एग्जाम्पल ले लें, जैसे ही सॉ मी यस्टरडे, उसने मुझे कल देखा, मैं उससे या कल मिला, यस्टरडे, इट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? और एक शब्द एग्जाम्पल, जैसे आरती अराइव्ड लेट, आरती लेट आई। अब दोस्तों सर काम क्या है? पहुंचने का, अराइव, आना। लेट आई, तो इसने क्या किया? वो आई, कब आई? लेट आई। तो इस लेट शब्द ने इसकी क्वालिटी बता दी, दैट इज वाई इट इज एडवर्ब। ठीक है,
तो हर वो शब्द जो एक्शन की विशेषता बता दे, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, उसे आप एडवर्ब मानेंगे। ठीक है। और अगर वो एक्शन के टाइम के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, वो अर्ली आई, वो लेट आई, ठीक है, वो कल आई, वो आज आई, वो पिछले साल आई, पिछले हफ्ते आई, पिछले सदी में आई, पिछले दशक में आई, कभी भी, वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? वो सारे शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। दिन का नाम मत ले लेना दोस्तों, ठीक है। दिन का नाम एडवर्ब में नहीं आता है। ठीक है। दिन अगर आप कह दें मंडे या ट्यूसडे, वो नहीं आएगा दोस्तों। इज इट क्लियर? आप इस तरह के शब्द जो हैं, यस्टरडे, टुमारो, लेट, अर्ली, इन सबको आप एडवर्ब में काउंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास होता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो जगह के बारे में, स्थान के बारे में बताते हैं कि कोई घटना जो हुई वो कहां पर हुई। एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने क्या किया? घटना हुई कब हुई। एडवर्ब ऑफ प्लेस में घटना हुई, कोई एक्शन हुआ तो कहां पर हुआ। प्लेस अगर बताई जाए तो उसे आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है। उसमें आपके पास क्या क्या आ सकते हैं? जैसे हियर, यहां, देयर, वहां, हाइदर। अब हम कई बार कह देते हैं ना लोगों से, इधर आओ, तो इधर, इस तरफ, उसे कहा जाता है हाइदर। इसी तरीके से जैसे हियर, देयर, हाइदर। हाइदर का मतलब होता है इस तरफ। इसी तरीके से दाइदर, दाइदर का मतलब होता है उस तरफ। इस तरफ आओ, कम हाइदर। उस तरफ जाओ, कम गो दाइदर, उस तरफ जाओ। ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हैं दोस्तों, इनमें और आप ले सकते हैं जैसे विद इन या विदाउट या अवे, दूर। ठीक है। ये सारे शब्द क्या बताते हैं? जगह बताते हैं कि एक्शन किस जगह पर हो रहा है। उन सबको आप एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में काउंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, रमेश was सिटिंग आउटसाइड। रमेश बाहर बैठा हुआ था। तो काम क्या हो रहा है दोस्तों? बैठने का। अब वो कहां बैठा हुआ था? बाहर बैठा हुआ था। तो इसने क्या किया? बैठने की जो क्रिया है, बैठने का जो काम है, उसको मॉडिफाई किया ना, उसके बारे में बताया कि वो कहां बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है। तो क्या हो गई दोस्तों? एडवर्ब हो गई। और क्योंकि ये जगह बता रही है, स्थान बता रही है कि वो कहां बैठा हुआ है, बाहर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, दिनेश वाज सिटिंग इनसाइड द हाउस, या इसी बंदे का नाम लेकर के कहें हम कि रमेश वाज सिटिंग इनसाइड द हाउस, घर के अंदर बैठा हुआ था। तो अब क्या है सर? ये इनसाइड जो है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ही माना जाएगा ना? नहीं, ये यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है दोस्तों। रमेश बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है? घर के अंदर बैठा हुआ है। तो इन दोनों की पोजीशन बताई जा रही है ना, कि रमेश घर के अंदर बैठा हुआ है। पोजीशन बताई जा रही है, तो इसलिए यहां पर ये इनसाइड जो शब्द है, ये क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। आपको दोस्तों वर्ब, किसी भी शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच पता करने के लिए उसको बहुत ध्यान से देखना है। एक ही शब्द किसी सेंटेंस में एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो सकता है, किसी सेंटेंस में एज एडवर्ब इस्तेमाल हो सकता है। अगर यहीं पर मैं कह दूं रमेश वाज सिटिंग आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर बैठा हुआ था, आउटसाइड इस्तेमाल कर दूं और आगे दी हाउस लगा दिया जाए, तो फिर वो एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं रहेगा, फिर वो एडवर्ब प्रीपोजिशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि घर से रिलेशन बता रहा है ना, कि घर के बाहर बैठा हुआ है। सिंपली अगर ये कहें रमेश वाज सिटिंग आउटसाइड, कि वो कहीं बैठा हुआ है सर, बाहर बैठा हुआ है, तो पोजीशन नहीं पता चल रही है कि किस चीज के कंपैरिजन में कहां बैठा हुआ है, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर आपको रिलेशन पता चल जाए कि कोई चीज किस चीज के अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, तो वो फिर दोस्तों प्रीपोजिशन कहलाएगी। ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एडवर्ब्स ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक्शन की फ्रीक्वेंसी की, कितनी जल्दी जल्दी वो टेक प्लेस कर रही है, कितनी जल्दी जल्दी रिपीट हो रही है, उस चीज को बताते हैं। तो उन्हें आप कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं दोस्तों? जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, डेली, मंथली, ईयरली। एग्जाम्पल, रमेश कम्स हियर डेली। रमेश यहां डेली आता है।
ठीक है। अब दोस्तों काम क्या है, आने का, और ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि वो यहाँ डेली आता है, हर दिन आता है। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप सब जान रहे होंगे, कोई चीज कितनी बार रिपीट होती है। तो ये काम दोस्तों हर दिन रिपीट हो रहा है। तो इस शब्द ने क्या बताया, इस शब्द ने बताया इस काम के बारे में कि ये काम हर दिन रिपीट होता है, इसलिए इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर, कि ये काम कितनी बार रिपीट होता है। रमेश केम हियर ओनली वंस, केवल एक बार आया। तो ओनली वंस क्या है दोस्तों, आपके लिए एडवर्ब है। रमेश केम हियर ट्वाइस, दो बार आया, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। रमेश केम हियर थ्राइस, तो तीन बार आया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेली, मंथली, रमेश यहां पर महीने में एक बार आता है, मंथली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ईयरली कह सकते हो, बाई मंथली कह सकते हो, बाई एनुअली साल में दो बार, बाई एनियली 2 साल में एक बार। ठीक है, इस तरीके से जो भी शब्द आपको फ्रीक्वेंसी बताएं कि कोई काम कब कब रिपीट हो रहा है, इट विल बी कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप होता है आपके पास दोस्तों एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या रैंक या एक्सटेंट या डिग्री। ठीक है, कि जो शब्द एक्शन के क्वांटिटी की, उसकी मात्रा या उसका रैंक, उसका दर्जा, एक्सटेंट यानी कि कहां तक वो काम हुआ है, या उसकी डिग्री। ठीक है, ये डिग्री या एक्सटेंट जो है दोस्तों, ये किसी भी काम की नाप होती है। ठीक है, जैसे हम कहें कि भाई उसने काम बहुत बढ़िया तरीके से किया, ठीक है, या नहीं, बढ़िया तरीका तो नहीं, तरीके तो दोस्तों अगला टाइप हो जाएगा। एक्सटेंट या डिग्री को आप ये कह सकते हो कि कहां तक वो काम पहुंचा। ठीक है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या रैंक या एक्सटेंट या डिग्री। मतलब आपको नापना है कि वो काम कहां तक हुआ है। इसके अंदर कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, जैसे आपके पास आ सकता है टू या क्वाइट, टू या वेरी या क्वाइट। इस तरीके के जो शब्द हैं दोस्तों, ये सब किस में आ जाते हैं, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब्स ऑफ रैंक या एक्सटेंट या डिग्री में आ जाते हैं। जैसे ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत ज्यादा केयरलेस था, ही वॉज टू केयरलेस। कह देते हैं ना कि यार वो बहुत हद से ज्यादा लापरवाह है। तो ही आपकी प्रोनाउन है, इसके लिए एडजेक्टिव है केयरलेस। ठीक है, वो कैसा है, केयरलेस है, बहुत ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देता है। तो ये केयरलेस क्या है, एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव के लिए ये क्या है, एडवर्ब है सर। तो ये एडवर्ब क्या बता रही है कि कितना लापरवाह है, बहुत ज्यादा लापरवाह है। तो एक्सटेंट बता दिया ना कि कितना, बहुत ज्यादा सर। तो यहां पर नंबर भी हो सकता था, यहां पर एक्सटेंट भी हो सकता है, यहां पर रैंक भी हो सकता है, यहां पर क्वांटिटी भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से शी वॉज वेरी टायर्ड, शी वॉज वेरी टायर्ड, वो थकी हुई थी, वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। शी, इसके लिए एडजेक्टिव हो गया सर टायर्ड, वो कैसी है, थकी हुई है। वो कितनी थकी हुई है सर, बहुत थकी हुई है। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, एडवर्ब। और एडवर्ब भी कौन सा वाला, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। वो हद बता रहा है ना कि कितनी थकी हुई, बहुत थकी हुई। इस तरह के जो शब्द हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ही इज क्वाइट रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत है, एक्सटेंट बता दिया, बिल्कुल, कितना गलत, बिल्कुल गलत है सर, टोटली रॉन्ग है, ही इज क्वाइट रॉन्ग। या ये कह दें जैसे द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप, कि आम जो है लगभग पक चुका है। द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप, कितना पक गया है, ऑलमोस्ट, तकरीबन पक गया है सर पूरा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो शब्द है ये भी क्या है, एडवर्ब है। भाई मैंगो के लिए राइप क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और राइप को भी क्वालिफाई किसने कर दिया, ऑलमोस्ट ने। कितना पका हुआ, ऑलमोस्ट पका हुआ, तो ऑलमोस्ट हो गया सर एडवर्ब। और एडवर्ब भी कैसे वाला, एक्सटेंट वाला, हद बता दी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक्सटेंट मतलब होता है हद, वो लिमिट बता रहा है, कितना थका हुआ, कितना पका हुआ, कितना गलत या कितना लापरवाह, वो जो चीज बताएंगी वो सारे कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या रैंक या एक्सटेंट या डिग्री। ठीक है, इज इट क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीका। एडवर्ब्स के जो टाइप हैं दोस्तों, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तरीके। ठीक है, केयरलेसली, बिना ध्यान दिए, केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक, होपफुल्ली, आशा की दृष्टि से,
ठीक है। सैडली, ही वॉज लुकिंग सैडली, वो दुखी दिख रहा था। ही वॉज लुकिंग जॉयफुली, वो खुशी से देख रहा था। ठीक है, तो इस तरह के काम को करने का तरीका जो है वो सारे आएंगे किसमें, एडवर्ब्स ऑफ मैनर में। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर में कौन कौन से आते हैं, जैसे अगर बात की जाए हम ले सकते हैं जैसे फास्ट, तेज, स्लो, धीरे, हार्ड, कठिन, इजी, आसान, इस तरह के जितने भी शब्द हैं ये सब किस में आएंगे, एडवर्ब्स ऑफ मैनर में। फास्ट, स्लो, हार्ड, इजी, ठीक है, सॉरी, तो ऐसे सारे शब्द दोस्तों एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आते हैं। और अगर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो उसमें आ सकता है जैसे द हॉर्स रैन फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ा, द हॉर्स रैन फास्ट, द ट्रेन वॉज मूविंग स्लोली, गाड़ी धीरे चल रही थी। तो स्लोली शब्द क्या हो जाएगा, आपके लिए एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से राधा बिहेव्ड फुलिशली, अगर हम किसी महिला के लिए कहें कि जी उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी भरा काम किया, राधा बिहेव्ड फुलिशली या राधा एक्टेड फुलिशली, बेवकूफ़ी से। ठीक है, तो तरीका बता दिया ना कि उसने कैसा व्यवहार किया, फुलिश व्यवहार किया। तो फुलिशली शब्द जो है वो आपके लिए क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पर एडवर्ब बन जाएगा। इसी तरीके से द बुक इज वेल रिटन, किताब बहुत अच्छी लिखी हुई है, द बुक इज वेल रिटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर पूछ लिया जाता है, जैसे द बुक इज वेल रिटन। तो ये जो वेल शब्द है ये क्या बता रहा है, ये अब उसकी खासियत बता रहा है कि किताब जो है अच्छी लिखी हुई है। मैनर बता दिया ना, अगर खराब लिखी हुई होती, बहुत सारी गलतियां होती, तो आप कहते कि नहीं अच्छी किताब नहीं है, आप उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, तो आप कहेंगे द बुक इज वेल रिटन। तो ये जो वेल शब्द है दोस्तों ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बता रहा है कि किताब कैसी लिखी हुई है, अच्छी लिखी हुई है सर। ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है, मैनर बता दिया ना कि कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, ये काम उसने बहुत मेहनत से किया, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, या ही डिड नॉट, द वर्क वाज मेड इजी, जो काम जो है उसको आसान बना दिया गया, द वर्क वाज मेड इजी, कैसा बना दिया, आसान बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके के जो शब्द हैं ये सब क्या कहलाते हैं, आपके एडवर्ब्स, और वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। रीजन यानी कि रीजन आप सब जानते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन बताते हैं कि कारण क्या है उस काम के होने का। भाई काम हर टाइप में हो रहा है, एक्शन हर टाइप में हुआ है, अब आपको यह समझना है कि वो जो एडवर्ब है वो वहां पर क्या बता रही है, वो टाइम बता रही है, वो प्लेस बता रही है, वो उसका तरीका बता रही है, वो उसका एक्सटेंट बता रही है, वो उसकी पोजीशन बता रही है, क्या बता रही है। यहां पर अगर एडवर्ब आपको मिले जो काम के होने का कारण बताए, उसके पीछे क्या वजह रही, तो उसे आप कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ रीजन। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर शब्द आप अक्सर इस्तेमाल कर देते हैं कि उसने मेहनत नहीं की इसीलिए वो फेल हो गई, शी डिड नॉट वर्क हार्ड देयरफॉर शी फेल्ड। तो देयरफॉर जो शब्द है ये क्या बता रहा है कि उसने मेहनत नहीं करी इसीलिए फेल हो गई, तो कारण बता दिया ना। अब ये कारण बताने वाले जो शब्द होंगे ये दोस्तों क्या कहलाएंगे, एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे हैंस हो गया, देयरफॉर हो गया, या कॉन्सिक्वेंटली हो गया। कॉन्सिक्वेंटली का भी मतलब होता है नतीजतन, एज ए रिजल्ट ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें जैसे शी वॉज देयरफॉर फाइंड, इसीलिए उसके ऊपर जुर्माना लगा, उसने कुछ काम किया इसीलिए उसके ऊपर जुर्माना लगा। तो देयरफॉर शब्द ने क्या बताया, कारण बता दिया ना कि भाई उसके ऊपर जुर्माना क्यों लगा, क्योंकि उसने कोई गलत काम किया था। देयरफॉर शी वाज फाइंड, उसके ऊपर जुर्माना लगा। तो ये जो देयरफॉर शब्द है ये कारण बता रहा है कि उसके ऊपर जुर्माना क्यों लगा। वो कारण हो सकता है पिछले सेंटेंस में बता रखा हो, लेकिन ये जो शब्द है देयरफॉर ये यहां पर एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। और आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, हैंस का इस्तेमाल कर सकते हो। हैंस ही वाज प्रमोटेड, इसीलिए उसका प्रमोशन कर दिया गया, उसको पदोन्नति दे दी गई, क्यों, क्योंकि उसने कोई अच्छा काम किया होगा। तो हैंस क्या है, यहां पर एडवर्ब है, और वो भी कौन सा वाला, एडवर्ब ऑफ रीजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। एफर्मेशन यानी कि बात को मान लेना, नेगेशन यानी कि बात को नहीं मानना।
ठीक है, तो ऐसे शब्द जो सेंटेंस में ये बताएं कि हाँ जी ये काम होगा, वो कहलाएंगे एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। कोई शब्द ऐसा जो ये बता दे कि ये काम नहीं होगा, ठीक है भाई, एक्शन के बारे में तो बात होगी ही होगी, उसके साथ में एक शब्द बता दे कि हाँ ये काम होगा, दैट इज एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। कोई शब्द ये कह दे कि नहीं जी ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम बिल्कुल नहीं होगा, दैट विल बी एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे नॉट, नॉट शब्द, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो नॉट शब्द जो आ गया ये क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, इसने मना कर दिया ना कि वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ही विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएगा, नॉर्मल सेंटेंस है सर, ही विल नॉट गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जाएगा। तो अब यहां पर जो नॉट शब्द लग गया, इसने क्या किया, इसने नेगेशन बता दिया ना कि वो दिल्ली नहीं जाएगा, तो उसने जो काम होना था दिल्ली जाने का, उसको क्वालिफाई किया ना एक तरीके से कि वो काम नहीं होगा सर, ना जाने वाला काम। ठीक है, तो नॉट शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। ठीक है, इज इट क्लियर। इसी तरीके से जैसे एक शब्द होता है सर्टेनली, बिल्कुल, ही विल सर्टेनली गो टू दिल्ली, वो बिल्कुल जाएगा सर दिल्ली, वो 100% जाएगा। तो सर्टेनली शब्द ने क्या बता दिया, आपको एक श्योरिटी दे दी कि ये काम होगा। तो सर्टेनली भी क्या है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। एफर्मेशन का मतलब दोस्तों इससे घबराना नहीं है, एफर्मेशन का मतलब होता है कंफर्म कर देना, पक्का कर देना, वो एक तरीके से का वायदा कर देना। ठीक है, तो जो शब्द कंफर्मिटी दिखाएं वो कहलाएंगे एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन, जो मना कर दें नहीं वो कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ नेगेशन, उनमें नॉट आता है। इसी तरीके से जो एफर्मेशन वाले हैं उनमें सर्टेनली आता है, या नॉट एट ऑल आप कह सकते हो कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉट एट ऑल का। किसी आदमी ने आपसे पूछा कि विल यू गो टू दिल्ली, नॉट एट ऑल सर, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो नॉट एट ऑल क्या है, एडवर्ब है, इसने मना कर दिया, हालांकि उसके साथ में आपको पूरा कहना चाहिए नॉट एट ऑल, मतलब आई विल नॉट गो टू दिल्ली एट ऑल। ठीक है, उसकी जगह आप शॉर्ट में क्या कह देते हैं, नॉट एट ऑल, तो ये भी क्या है आपके लिए एडवर्ब है। और इसने क्या कह दिया, मना कर दिया काम के लिए कि आई विल नॉट गो टू दिल्ली एट ऑल, कि मैं कतई किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो इस तरह के शब्द जो है जो एक्शन की कंफर्मेशन दे कि भाई जी हाँ जी होगा, सर्टेनली हो गया, ठीक है, श्योरली हो गया, श्योरली कह सकते हो, डेफिनेटली, बिल्कुल पक्का। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हामी भरने वाले। नॉट एट ऑल हुआ, या नॉट हुआ, या सर्टेनली नॉट हुआ, वो क्या ला जाते हैं, नेगेशन वाले। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए अगला बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स नाम सुनकर के आपको कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा। हाँ, इंटेरोगेटिव हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे, वो शब्द जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करें और क्वेश्चन पूछें। उसी तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले शब्द जो एडवर्ब का काम करें और क्वेश्चन पूछें, उन्हें आप कहते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, उसमें क्या क्या आ सकते हैं सर, उसमें आ सकते हैं जैसे WH वर्ड्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप वेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं, हाउ का इस्तेमाल कर लेते हैं, और आप जैसे पूछ सकते हैं कि हाउ लॉन्ग, या वेयर, या व्हेंस, या हाउ ऑफन, या हाउ मेनी टाइम्स। तो इस तरीके के जो शब्द हैं दोस्तों, ये सब किसमें, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब लौटोगे। अब दोस्तों इस सेंटेंस को देखिए जरा ध्यान से, ये तो व्यक्ति है जिसने काम करना है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया काम, एक्शन, इसको आप कहिए वर्ब। ठीक है, वापस लौटने का। ये जो शब्द है व्हेन, ये क्या बता रहा है आपको, ये समय के बारे में बता रहा है और पूछ रहा है आपसे, भाई समय पूछ रहा है ना कि तुम कब लौटोगे। ठीक है, तो इसने दो काम किए, एक तो ये इस रिटर्न को क्वालिफाई कर रहा है कि वापस लौटने का जो काम है वो कब होगा, और सवाल पूछ लिया, तो इसीलिए इसको एडवर्ब कहा जाएगा। और एडवर्ब भी कौन सी कैटेगरी का सर, इंटेरोगेटिव कैटेगरी का, सवाल पूछने वाला एडवर्ब। ठीक है, व्हेन विल यू रिटर्न, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। ये तो हो गया सर हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई सर हमारी वर्ब, रहने का काम। ठीक है, ये वेयर क्या पूछ रहा है, तुम कहां रहते हो, जगह पूछ रहा है ना उससे। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो हैं, जो अब तक हमने जितनी कैटेगरीज पढ़ी थी, चाहे प्लेस की है, चाहे टाइम की है, चाहे मैनर की है, चाहे एक्सटेंट की है, नंबर की है, किसी की भी है, उन सबसे रिलेटेड एक एक आपको इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी मिल जाएगी।
भाई इसने क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, इसने क्या पूछ लिया, जगह पूछ ली कि कहाँ रहते हो, ये जो रहने का काम है ये कहाँ हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब भी कौन सी कैटेगरी वाली सर, इंटेरोगेटिव वाली। ठीक है, इज इट क्लियर। तो इस तरीके के शब्द जो सेंटेंस में लगे, सवाल पूछें, और सवाल किससे पूछें, सवाल पूछें जो एक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड, तो आप कहेंगे कि ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब हैं। अगर वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दें, उनसे सवाल पूछ लें, तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे दोस्तों। यही फर्क है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में और इंटेरोगेटिव एडवर्ब में। एडवर्ब जो है एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड। हाउ टॉल ही इज, वो कितना लंबा है, ठीक है, या हाउ शॉर्ट ही इज, हाउ इंटेलिजेंट ही इज। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है उसकी विशेषता के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसलिए एडजेक्टिव हैं। यहां पर ये एक्शन से पूछ रहे हैं कि भाई तुम रहते हो तो कहां रहते हो, तुम आओगे तो कब आओगे, एक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब हैं दोस्तों। बारीकी से समझना है कि चीज क्या काम कर रही है, तभी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होंगे। रटते जाइएगा दोस्तों, नहीं बात बनेगी। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए अगला एंड लास्ट, रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स भी आपने ये दोस्तों शब्द पहले सुना है, पूरा नहीं आधा। रिलेटिव, रिलेटिव के साथ में आपने प्रोनाउंस पढ़ा था, रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इसी तरीके से होता है रिलेटिव एडवर्ब्स, लेकिन इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा था कि दो चीजें जुड़ेंगी, उनके बीच में एक WH वर्ड का इस्तेमाल होगा, यानी कि क्वेश्चन वाला वर्ड, जैसे हाउ या वेयर या हुम, इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल होगा, और वो आपके सेंटेंस के जो दो हिस्से हैं उन्हें जोड़ेगा। काम ये भी यही करता है कि सेंटेंस के दो हिस्सों को जोड़ता है, लेकिन यहां पर क्या फर्क है कि रिलेटिव एडवर्ब ऐसे दो हिस्सों को जोड़ता है जिनका अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो अपने आप में अलग सेंटेंस हैं। जैसे दिस इज अ हाउस, हेयर आई लिव, ये दो सेंटेंस हैं कि ये एक घर है, यहां मैं रहता हूं। ये दोनों अपने आप में अलग अलग सेंटेंस है, दोनों का अपना अलग वजूद है, दोनों अपने आप में अलग जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं। ठीक है, अब क्या हुआ सर, ये दोनों सेंटेंस जुड़ गए, एक शब्द ने इन दोनों को जोड़ दिया, वेयर ने। ठीक है, और ये वेयर किसकी जगह पर आया है, ये वेयर इसकी जगह पर आया है। और ये जो हेयर है, ये हेयर क्या कर रहा है, लिव को क्वालिफाई कर रहा है ना, कि मैं यहां रहता हूं। ये अपने आप में एक एडवर्ब है, एक एडवर्ब को रिप्लेस करके आपने यहां पर एक एडवर्ब लगा दी, और इस एडवर्ब ने दो हिस्सों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो ऐसी जो एडवर्ब जो दो हिस्सों को जोड़ करके दो दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना दे, उसे आप कौन सी एडवर्ब कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी एडवर्ब जो दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना दे, उसे आप कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव। देखिए ध्यान से, दोनों सेंटेंसेस अपने आप में अलग वजूद रखते हैं, दोनों अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने इस एडवर्ब की मदद से इन दोनों को जोड़ दिया, दैट इज वाई इट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव एडवर्ब। वो रिलेट कर रहा है, ऐसी एडवर्ब जो दो चीजों को रिलेट कर दे, जोड़ दे, उनका बीच में रिलेशन स्थापित कर दे, उसको आप क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास में हम अपना यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स जो कि गवर्न करते हैं यूज ऑफ एडवर्ब्स को, कि एडवर्ब्स आपको जब इस्तेमाल करनी है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलने से पहले आज का जीएस का क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आज मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि मिस्टर टेड्रोस एधनोम गैब्रियसस, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, मिस्टर टेड्रोस एधनम गैब्रियसस, ये WHO के चीफ री इलेक्ट हुए हैं, ये पहले भी चीफ थे। ठीक है, इनको दूसरा टर्म मिला है, री इलेक्शन हुआ है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं ये। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि ये कौन से देश के नागरिक हैं, किस देश को ये बिलोंग करते हैं। आपके चार ऑप्शंस थे, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, इथोपिया और घाना, और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इथोपिया। इथोपिया देश के ये नागरिक हैं मिस्टर टेड्रोस एधनम गैब्रियसस। ठीक है, कोविड काल से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, और दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले किसी भी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आइदर WHO से रिलेटेड या उनके नागरिकता से रिलेटेड या इनका नाम ही पूछा जा सकता है कि करंट WHO के चीफ कौन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, तैयारी कर लीजिएगा। WHO को अभी आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि इट इज़ ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसके अंदर आती है? यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आती है। इसका हेडक्वार्टर्स भी आपको पता होना चाहिए, क्या क्या काम करती है, इसके कितने मेंबर्स हैं, इसके बारे में भी दोस्तों पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछले 3 साल से जो हेल्थ रिलेटेड कोविड की जो सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को दोस्तों समाप्त करते हैं, और आप सबसे फिर एक बार विनम्र निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक सर्कुलेट कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये फ्री वीडियोज़, ये फ्री मटेरियल उन तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को विराम देंगे, और अपना ध्यान रखिएगा, अपने बुजुर्गों का, अपने परिवारजनों का। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो का विराम देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।